लास्ट में टॉपिक दे देना, सारे आज बना देंगे पीपीटी, मेरा भी सर दर्द खत्म। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? नीतीश, विशाल, कमलेश, सौरभ, वंदना, जय श्री राम, सुजाता, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा। राधे राधे, राधा गुप्ता, संजय, गुड मॉर्निंग, अभिषेक, विपिन, रंगीला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सोनम, कुमारी अन्नू वर्मा, गुड मॉर्निंग, नीतीश कुमार, मधु कुमारी, संजय यादव। चलिए जल्दी से क्या करेंगे, संदीप सिंह, आप सभी लोग आ जाएं। सुहेल अली, सुहेल, रूपा कुमारी, चलिए जल्दी से आ जाइए। और आज हम, जैसे कि आपको पता है, हमारा जो इम्यूनिटी चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। इम्यूनिटी, दो तरह की इम्यूनिटी हमने देखी थी, दो तरह की प्रतिरक्षाएं हमने देखी थी। पहली तो वो जो हमें जन्मजात मिली हुई हैं, और दूसरी वो, पहली तो वो जो हमें जन्मजात मिली हुई हैं, और दूसरी वो जो हमने खुद अर्जित की हैं। दूसरी वो जो हमने खुद अर्जित की हैं। जो हमने खुद अर्जित की हैं वो दो तरह की हैं बेटा। जो हमने खुद अर्जित की हैं वो दो तरह की हैं। या तो वो हमारे शरीर के द्वारा बनाए गए हैं, या फिर हमने आर्टिफिशियली लिए हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव और पैसिव। आफ्टर दैट, थैंक यू, आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था, वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा था कि वैक्सीनेशन क्या है। ठीक है। सिंपी मौर्य कह रही है काजल मैम की जय हो। चलिए आप लोग बस ध्यान से पढ़िए, मेरे लिए इतना ही काफी है, जय की कोई जरूरत नहीं है, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आपको बीमारियों के बारे में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको सिर्फ बीमारी का नाम और उससे होने वाले जीवाणु का नाम बताया जाएगा। आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। पहले आपकी चीजों को आसान करने के लिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिजीज पढ़ेंगे, और कौन सी बीमारी, कौन सी डिजीज, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कौन से सूक्ष्म जीव से हो रही है वो देखेंगे, किसके माध्यम से फैल रही है वो देखेंगे, बीमारियों के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, तथा उनसे कौन से अंग प्रभावित हो रहे हैं, ये हम आगे बताएंगे। ठीक है, ये हम अलग से बताएंगे सारी बीमारियों के बारे में। थैंक यू। शर्म आ जाती है, ऐसे मत बोला करो। चलो मजाक करती हूँ, है ना। चलो आज की क्लास शुरू की जाए एक शानदार शायरी के साथ में। नहीं प्रतिमा यादव, आप मैथ से हो क्या? पहले तो ये थॉट अपने दिमाग से रिमूव करो धीरे धीरे। सुबह बैठ के, सुबह शाम को जब सोने जाओ बिस्तर पे, ए बायोलॉजी इतना आसान है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बायोलॉजी मुझे इतना टफ लगता है, अब मैं पढ़ रही हूँ तो बायोलॉजी इतना आसान है, मैंने सोचा भी नहीं था, है ना। अपने ब्रेन को मैसेज देना है। प्रतिमा यादव, सोने से पहले आप क्या बोलेंगी? बायोलॉजी इतना आसान है, मैंने सोचा भी नहीं था। सुबह उठते ही आप क्या सोचेंगे? सीरियसली यार, बायोलॉजी बहुत आसान है, बस हमें थोड़ा सा पढ़ना है। अब आपने मैथ पढ़ा है तो आपको मैथ अच्छा लगेगा ना। चलिए एक शायरी सुनाते हैं, फिर हम आ जाते हैं वापस। हार और जीत के फैसले का इंतजार ना करो। हार और जीत के फैसले का इंतजार ना करो। कहने का मतलब है कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। कुछ पल के सुकून को स्वीकार ना करो, है ना। जब आप पढ़ रहे हो, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो छोटी मोटी जो चीजें हैं जो आपको प्लेजर फील कराती हैं उनको आप इंपॉर्टेंस ना दो। जब तक नशा है, जुनून है, कुछ कर गुजरो। जब तक आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है कुछ करने की, तो आप क्या करो? जब तक नशा है, जुनून है, कुछ कर गुजरो। बेवजह कीमती वक्त को बर्बाद ना करो। बेवजह कीमती वक्त को बेकार ना करो। क्या है? आई हेट मैथ। अरे ऐसा मत बोलो, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, अच्छे हैं, बस पढ़ना होता है ना।
चलो वापस आ जाते हैं एक बार, सूक्ष्म जीव तथा उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में देखेंगे। आप क्या देखेंगे कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो आपको घातक बीमारियां फैलाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आपको भी क्या करना है, अपना इम्यून सिस्टम एकदम बूस्ट रखना है। ठीक है, आपको भी क्या करना है, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, सिट्रस फ्रूट्स खा के, बहुत सारे प्रोटीन विटामिन लेके, जिससे कि आप भी क्या कर सको, सूक्ष्म जीवों को मार के भगा सको। गेट आउट। चलो आ जाते हैं एक बार, डिजीज एंड देयर कॉज, बीमारियां और उनके कारण कैसे होती हैं। सबसे पहले आपको पता है बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। तो एक एक करके सभी कैटेगरी के जो जीव हैं उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, मैथ आता है, थोड़ा बहुत आता है, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, काम भर का आता है। चलो हाँ पूनम, चलो वापस आ जाओ। सबसे पहले बेटा हम बैक्टीरियल डिजीज यानी कि जीवाणु जनित रोग की बात करेंगे। ऐसी बीमारियां जो किससे हो रही हैं, ऐसी बीमारियां जो किससे हो रही हैं, जीवाणु से हो रही हैं। तो जीवाणु से होने वाली पहली बीमारी का नाम है टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, एक फीवर है। नॉर्मली जो आपको टाइफाइड फीवर होता है उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। देखिए ये घातक भी हो सकता है। आपको जो डिजीज है ना उनके निमोनिक्स में प्रोवाइड कराऊंगी, डोंट वरी। पहले हम चैप्टर कवर करेंगे, लास्ट में आपको निमोनिक्स दूंगी डिजीज याद करने के जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। चलो बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे। सबसे पहला आ जाएगा बेटा टाइफाइड। टाइफाइड के सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या होता है इस बुखार में, ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये सारे डिजीज के बारे में हम एक तरफ से बाद में पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो बुखार है जिसको हम टाइफाइड या मोतीझरा बोलते हैं हिंदी में, ये कौन से बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम है बेटा काउजिंग बैक्टीरिया। पहली बात आपको क्या जानना है कि ये बीमारी किससे होती है, जीवाणु से होती है। दूसरी चीज क्या है कि जीवाणु का नाम क्या है, दैट इज साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि टाइफाइड फीवर कौन सी बीमारी है, किससे होने वाली बीमारी है, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या प्रोटोजोआ से, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि टाइफाइड फीवर जो है यार ये तो बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया का नाम क्या था, साल्मोनेला टाइफी। अब साल्मोनेला टाइफी जो है ये एक जीवाणु है जो क्या करता है, टाइफाइड फीवर को कॉज करता है। लेकिन ये फैलता कैसे है। जीवाणु डायरेक्ट आपके शरीर के संपर्क में नहीं आ सकता है ना, आपके प्रोटेक्शन के लिए स्किन है, आपको जो सारी इम्यूनिटी बताई थी वो सारी इम्यूनिटी है आपके पास। तो ये क्या करता है, कोई ना कोई मीडियम देखता है जिसके माध्यम से ये शरीर के अंदर जा सके। तो किस माध्यम से ये शरीर के अंदर जाता है बेटा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित खाना और पानी। दूषित खाना और पानी के माध्यम से क्या होता है, आपको टाइफाइड फीवर होता है। मैम दूषित खाना और पानी खाने पीने से टाइफाइड फीवर क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस दूषित खाने और पानी में क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होगा। ये बहुत होशियार है, ये बहुत समझदार है, इसको पता है कि हम ऐसे डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं, स्किन हमको प्रोटेक्ट कर लेगी, हम माउथ से करेंगे सलाइवा हमको मार डालेगा है ना, सलाइवा में जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो हमें किल कर देंगे। तो ये क्या करते हैं, ये मीडियम देखते हैं, ये खाना और पानी के माध्यम से जाते हैं। तो अगर आप खाना और पानी को स्वच्छ रखेंगे तो वहां तो ये बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। जो दूषित खाना और पानी है वहां पे ये बैक्टीरिया होंगे। कभी आपने देखा है जब भी आपको टाइफाइड फीवर होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का पहला प्रश्न क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट बेटा डेंगू फीवर में कम होते हैं, है ना। हाँ, कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको टाइफाइड बुखार है, डॉक्टर का सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है वो यही रहता है, क्या आपके यहाँ का पानी स्वच्छ नहीं है, क्या आपके यहाँ का पानी स्वच्छ नहीं है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बेटा ये ऐसी चीजें हैं जो आपको 2-4 बार देखनी पड़ेंगी। अगर आपको लर्न करने में दिक्कत हो रही, एक तरफ आप क्या करेंगे, जीवाणु के नाम लिखेंगे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो, प्रोटोजोआ हो, कोई हो। दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, डिजीज के नाम लिखेंगे। एक बढ़िया सा चार्ट पेपर लगाएंगे, जहां आप स्टडी करते हैं वहां पे चिपका देंगे, बस आते जाते आपकी नजर पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। चलो आगे हम देख लेते हैं कॉलेरा हैजा। हैजा में क्या होता है, हैजा में क्या होता है, आपने देखा है ना, गर्मियों में बहुत ज्यादा लोगों को, गर्मियों में अक्सर ये बीमारी देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है कि लोगों को डायरिया और वॉमिटिंग दोनों चीजें एक साथ होने लगती हैं। यानी कि
जो फीकल है वो लिक्विड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार आपको क्या है फीकल यानी कि मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, बार बार आपको वॉमिटिंग उल्टी आती है। तो एक साथ है ना उल्टी आना और मल त्याग आना एक साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, हैजा बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, पानी की भी कमी हो जाती है, बार बार जब आपको उल्टी आएगी लिक्विड फीकल बाहर आएगा तो क्या हो जाता है, इसमें पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, गर्मियों में क्या होता है बेटा, अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो आप सर्दियों में देखेंगे कि आपको मक्खियां बहुत कम देखने को मिलेंगी, है ना, सर्दियों के मौसम में क्या है आपको मक्खियां बहुत कम देखने को मिलेंगी। लेकिन गर्मियों में आप देखेंगे कि मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। अब वो भिनभिनाती हुई मक्खियां कभी जाके खाने पे बैठ रही हैं, कभी जाके मिट्टी पे बैठ रही हैं, कभी जाके किसी फीकल मैटर पे बैठ रही हैं, ठीक है, कभी जाके पानी पे बैठ रही हैं, तो वो क्या करती हैं, बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर देती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर देती हैं। तो गर्मियों में ज़्यादातर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। तो अगेन आप देखेंगे कि जो कॉलेरा है वो एक बैक्टीरिया से हो रहा है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है बेटा, विब्रियो कॉलेरी नाम है। और ये भी किससे फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित जल और पानी के माध्यम से। क्या प्लीज मैम सुप्रिया वर्मा क्या कह रही हैं, अच्छा लेट से और क्लास कर दीजिए। थैंक यू, चलो आ जाओ। एक बेटा डिजीज है जिसको हम प्लेग बोलते हैं, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, प्लेग को क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, काला मौत बोलते हैं इसको। 19 1992 1992 में प्लेग डिजीज, एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रही है, ये बेटा एड्स की डेट है, सॉरी। एक समय था जब प्लेग रोग जो था, प्लेग रोग के लक्षण क्या हैं, प्लेग रोग किस अंग को प्रभावित करता है, सिम्टम्स और अफेक्टेड ऑर्गन, सारी बीमारियों के आपको एक साथ पढ़ाएंगे। प्लेग रोग एक ऐसा रोग है जो कि जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन बता देती हूँ किस तरह से फ्रेम होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है। आपको नीचे ऑप्शन दिए होंगे बहुत सारी बीमारियों के। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक जनित है, यानी कि कवक से होने वाली बीमारी है, फंगस से होने वाली बीमारी है। निम्नलिखित बीमारी का कॉजेटिव एजेंट क्या है, निम्नलिखित बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव के माध्यम से हो रही है, उसका आपको कॉजेटिव एजेंट बताना है। मैंने जो एनालिसिस की है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो अभी देखेंगे तो प्लेग जो है इसको ब्लैक डेथ क्यों बोला गया है, काली मौत क्यों बोला गया है, क्योंकि प्लेग जो है जैसे अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले नहीं 2 साल हो गया है ना, 2021-22 में था ना, कोविड-19 के बाद आया था। जैसे अभी कुछ समय पहले कोरोना फैला हुआ था एकदम महामारी की तरह, वैसे ही एक समय था जब ये जीवाणु जनित रोग पूरे देश में महामारी की तरह फैला हुआ था। बहुत सारे लोगों की इस बीमारी से मौत हुई थी, बहुत सारे लोगों की इस बीमारी से मौत हुई थी, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, काला डेथ, काली मौत बोला गया है, ब्लैक डेथ बोला गया है। हाँ 20 में 21 में, ओके। कॉजेटिव एजेंट क्या है बेटा, कॉजेटिव एजेंट क्या है, मैं थोड़ी छोटी हो जाऊं, कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, यर्सीनिया पेस्ट्रिस। ठीक है, एरसीनिया पेस्टिस नाम का एक जीवाणु होता है जिसके माध्यम से ये बीमारी होती है। लेकिन आपको फिर से पता है कि सूक्ष्म जीवों को पता है कि वो डायरेक्ट शरीर के अंदर इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, तो वो कोई ना कोई माध्यम देखते हैं। क्या देखते हैं, कोई ना कोई माध्यम देखते हैं। तो ये जो एरसीनिया पेस्टिस था वो किस माध्यम से जा रहा था, चूहों के ऊपर, ब्लैक रेट जो थे, काले चूहे जो थे उनके ऊपर कुछ फ्लाइज थी, रेड फ्लाइज थी, मक्खी थी। जैसे चूहों के ऊपर कुछ मक्खियां होती होंगी, ठीक है, जो चूहों पे रहती होंगी, उनकी वजह से ये बीमारी फैल रही थी। जैसे आप देखते हैं ना जो जानवर होते हैं गांव में, भैंस बकरी वगैरह, उनके शरीर पे वो हो जाते हैं टिक्स, क्या बोलते हैं हिंदी में टिक्स को,
जैसे आपके सिर में जू हो जाते हैं, ठीक है, आपके सिर में क्या हो जाते हैं, जू हो जाते हैं, लाइस हो जाते हैं, जानवरों के शरीर पे टिक्स हो जाते हैं, जानवरों के शरीर पे टिक्स हो जाते हैं, उसी तरह से चूहों के शरीर पे ये फ्लाइज थी, जिनकी वजह से प्लेग जैसी बीमारी फैल रही थी। और लेकिन ये बीमारी बीमारी फैलना और बीमारी होना दोनों अलग अलग चीज हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जुआ, जुआ नहीं, जुआ तो लाइस होता है। टिक्स हिंदी में क्या होता है याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताइएगा। बीमारी होना और बीमारी फैलना अलग चीज है। हो किससे रही है बेटा, बैक्टीरिया से हो रही है। फैल किससे रही है, पिस्सू से फैल रही है, ठीक है, फ्लाइज हैं, पिस्सू हैं, जिनके माध्यम से फैल रही है। अगली बीमारी है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसमें मानव शरीर देखने में बहुत अजीब हो जाता है। बताएंगे सिम्टम्स सारी बीमारियों के, डोंट वरी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसके माध्यम से ये बीमारी होती है। कौन सा बैक्टीरिया है जो इस बीमारी को कॉज करता है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। अच्छा, आप देखेंगे ना कि अगर आपको नॉर्मली याद नहीं होता है तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम के पीछे जो स्पीसीज है वो डिजीज के ही नाम पे है। जैसे लेप्री है, लेप्रोसी, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड, ठीक है, यर्सीनिया पेस्ट्रिस, प्लेग। चलो वापस आ जाओ। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है एक बैक्टीरिया है जिससे कौन सा रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है। ये जो कुष्ठ रोग होता है ये त्वचा पे होता है। इसमें त्वचा और त्वचा के अंदर जो वेन्स होते हैं, जो नसें होती हैं, वो अफेक्टेड हो जाती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, अफेक्टेड हो जाती हैं। पहली बात तो स्किन डैमेज होने लगती है, त्वचा की क्षतिग्रस्ती हो जाती है, खराब होने लगती है, त्वचा सड़ने लगती है, अंदर जो वेन्स हैं वो दिखने लगती हैं, समटाइम्स तो वो वेन्स जो हैं वो भी डैमेज होने लगती हैं। और आप देखेंगे कि जो लिम्फ टिश्यू है वो क्या बना देता है, स्किन के नीचे गांठें बना देता है। क्या बना देता है, गांठें बना देता है। अरे कुष्ठ रोग को अपने गांव की भाषा में खटमल लें, खटमल लें, खटमल लें, खटमल अलग चीज है। खिचड़ी, किलनी, हाँ, ओके, प्रतिभा यादव ने बताया है टिक्स को किलनी बोलते हैं, हाँ, किलनी हो जाता है, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ, कोड़ी। देखिए शिल्पी राठौर बता रही हैं कुष्ठ रोग जो होता है उसके अपने गांव की लैंग्वेज में उसको कोड़ बोलते हैं, है ना, आप सभी लोगों ने सुना होगा। गांव की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उसको कोड़ बोलते हैं, जिसमें हाथ पैर खराब होने लगते हैं। अच्छा, हम जब छोटे थे ना तो उस समय ये बीमारी कुछ समय पहले कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। अभी तो आपको ही पता है मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि इस तरह की घातक बीमारियों से उसने इस तरह की घातक बीमारियों से बचने के बहुत सारे उपाय ढूंढ लिए हैं। किसी भी हर घातक बीमारी के उपाय अब ऑलमोस्ट आ चुके हैं। कुछ बीमारियां जैसे कि एड्स वगैरह को छोड़ छाड़ के तो जब पहले छोटे हुआ करते थे तो लोग क्या बोलते थे, अच्छा स्किन खराब होना, स्किन का सड़ना, ये कोढ़ या कुष्ठ रोग ऐसे लोगों को होते हैं जो कैसे होते हैं, अधर्मी होते हैं। ये गांव की बातें हैं। चलो वापस आ जाते हैं। होता किससे है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। स्प्रेड बाय, फैलता कैसे है, कैसे फैलता है बेटा, टच एंड एयर से फैलता है। मान लो किसी को ये बीमारी है, देखिए आपको बहुत ही सचेत रहना। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि जो लोग बीमार हैं आप उनकी मदद ना करें, जो लोग बीमार हैं आप उन्हें देखें ना, उनकी केयर ना करें, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रिकॉशंस के साथ में काम करना है। डॉक्टर्स हमेशा क्या होता है, ग्लिव्स पहने रहते हैं, मास्क लगाए रहते हैं, पूरी सुविधा। वो तो भाई बैक्टीरियल डिजीज वाले इंसान को भी देखेंगे, वायरल डिजीज वाले को भी देखेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, मास्क पहनते हैं, ठीक है, ग्लव्स पहनते हैं, जिससे कि ऐसी बीमारी जो कि टच और एयर से फैल रही हैं वो क्या हो, स्किन के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, वो क्या है, स्किन के कांटेक्ट में ना आए। पूरा एप्रन पहने रहते हैं जो कि यहाँ तक होता है, उसके ऊपर से ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो ये कैसे फैलता है बेटा, टच एंड एयर, यानी कि स्पर्म और स्पर्श और वायु से फैलता है। किससे फैलता है, स्पर्श और वायु से फैलता है। ऐसा व्यक्ति जिसको कुष्ठ रोग है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है तो आप उसकी केयर नहीं करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, प्रिकॉशंस के साथ, क्योंकि आपको पता है अगर आप उस इंसान के टच में आएंगे या फिर उस इंसान की जो एयर है, ठीक है, उससे आपको क्या हो सकता है, कुष्ठ रोग हो सकता है। अगला हमारा गोनोरिया है।
गोनोरिया के बारे में आपको बता दी जाए तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जैसे आप देख रहे हैं कि लेप्रोसी कैसे फैल रहा है, टच एंड एयर से फैल रहा है। सबसे पहले तो हम कॉजेटिव एजेंट देखेंगे जिसको हम नेजेरिया गोनेरिया बोलेंगे। अच्छा, कॉजेटिव एजेंट आपको नहीं लग रहा है कि याद करना बहुत आसान हो जाएगा? पॉजिटिव एजेंट आपको नहीं लग रहा है कि याद करना बहुत आसान हो जाएगा? छुआछूती बीमारी कहते हैं, हाँ वंदना। चलो, कॉन्टेजियस डिजीज कहते हैं। चलो, गोनेरिया की अगर हम बात करेंगे तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है बेटा? पहली बात तो वो एक जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है? निजीरिया गोनेरिया। कौन सा जीवाणु है? निजीरिया गोनेरिया। फैलती कैसे है? होती है इस जीवाणु से, लेकिन ये जीवाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है? ये जीवाणु वातावरण से व्यक्ति के अंदर कैसे जाता है? मानव शरीर के अंदर कैसे जाता है? एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर किसी व्यक्ति को गोनेरिया बीमारी है और वो किसी पर्सन के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होगा, कॉर्टियस करेगा, तो ये बीमारी फैल सकती है। बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको पढ़नी है आगे जाके। चलो, बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको आगे जाके पढ़नी है। तो आप देखेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंशन के सबसे पहला मेथड जो होता है वो यही होता है कि आपको अननोन और मल्टीपल पार्टनर के साथ कॉर्टियस नहीं करना है। ठीक है, क्या है? अननोन मतलब अज्ञात पर्सन, अननोन पर्सन तथा मल्टीपल पार्टनर के साथ आपको कॉर्टियस नहीं करना है, पहली बात। दूसरा प्रिकॉशंस क्या है कि अगर करना है तो प्रिकॉशंस के साथ करना है। ठीक है, अगर करना है तो प्रिकॉशंस के साथ करना है। तीसरी क्या है कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है किसी सिम्टम्स का तो तुरंत आप जाके स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करेंगे, जिससे आप क्या है इस तरह की बीमारियों से बच सकें, जिससे आप क्या है इस तरह की बीमारियों से बच सकें। ठीक है, कैसे फैलती है ये बीमारी बेटा? एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, यौन संचारित रोग। आगे चला जाए, सिफिलिस। सिफिलिस के बारे में अगर आपको बता दें तो सिफिलिस भी आपकी, देखो नीचे मेंशन है तो मैं क्या ही लिखूं। सिफिलिस भी क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये भी सेक्स के माध्यम से फैलती है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि आजकल एक वर्ड बहुत कॉमन हो गया है, दैट्स सिचुएशनशिप्स, है ना। सिचुएशनशिप एक वर्ड है जो बहुत कॉमन हो गया है लोगों के बीच में, जहाँ पे लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। चलो, वो टॉपिक चेंज हो जाएगा हमारा। सिफिलिस की अगर हम बात करेंगे, कॉजेटिव एजेंट क्या है बेटा? ट्रिपेनेमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक एक बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है? सिफिलिस बीमारी होती है। फैलती कैसे है बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एंथ्रेक्स की बात करेंगे, एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया के माध्यम से होता है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेक्सिस, जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। कैसे फैलता है? ये मवेशियों से फैलता है। मवेशियां क्या होता है मैम? गाय, भैंस। ठीक है, इस बैक्टीरिया को सबसे पहले गाय और भैंस के खुर में देखा गया था। किस में देखा गया था? खुर, है ना, गांव में खुरी बोलते हैं, फुट जो होते हैं उनमें देखा गया है। तो ये बैक्टीरिया जो मवेशी हैं उनके खुरों में रहता था। तो जहां जहां ये जा रहे थे सॉइल में, वो बैक्टीरिया कभी रह जा रहा था, फिर सॉइल से अगर कोई व्यक्ति वहां जा रहा है उसकी स्किन के कांटेक्ट में आ जा रहे थे। लक्षण और अफेक्टेड ऑर्गन सारी बीमारियों के एक साथ बता दूंगी, है ना, 3-4 बार बोल चुकी हूं। लक्षण और अफेक्टेड ऑर्गन सारी बीमारियों के एक साथ बता दूंगी। ठीक, किसके माध्यम से फैल रहे हैं बेटा? कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड कैटल एंड देयर प्रोडक्ट। चलो, अगला हमारा क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। आप सभी लोग इस बीमारी से परिचित होंगे। ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं या फिर क्षय रोग बोलते हैं, तपेदिक रोग बोलते हैं, यक्ष्मा भी बोलते हैं। इसको क्या है? हम यक्ष्मा भी बोलते हैं। तपेदिक की अगर हम बात करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करेंगे तो एक बैक्टीरिया है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा बैक्टीरिया है बेटा? कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस बैक्टीरिया के माध्यम से ये डिजीज हो रही है, लेकिन ये फैल कैसे रही है? एयर व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज और स्लिफ्ट। आप देखेंगे जो टीबी के मरीज होते हैं ना वो खांसते रहते हैं, उनको खांसी बहुत ज्यादा आती है। ठीक है,
जो टीबी के मरीज हैं उनमें उनको खांसी बहुत ज़्यादा आती है। अब आप देख लीजिए कि अगर आपको नॉर्मल खांसी हो रही है, नॉर्मल खांसी हार्डली आपको 1 हफ्ते होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा खांसी हो रही है तो आपको तुरंत और तुरंत क्या करवाना चाहिए, टीबी का टेस्ट करवाना चाहिए, जिसको हम मॉन्टेक्स बोलते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट बोलते हैं, जिसके द्वारा ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपके लंग्स में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जैसे सूक्ष्म जीव का इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो टीबी होती किससे है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। फैलती कैसे है, अगर मान लो किसी इंसान को टीबी है, वो खांस रहा है, उसके अगल बगल आपको नहीं रहना है, वो छींक रहा है या थूक रहा है, इसके माध्यम से ये बीमारी दूसरे व्यक्ति में हो सकती है। तो आपको प्रिकॉशंस यूज करने हैं। मान लो किसी को टीबी है, आप उसके सामने मास्क पहन के जाइए, ग्लव्स पहन के जाइए, प्रॉपर है ना, केयर के साथ जाइए। मान लीजिए आपकी फैमिली में, मान लो हमारी फैमिली में या किसी भी पर्सन, अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना, इन फ्यूचर मैं ट्रीट करूंगी लोगों को, तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि नहीं नहीं मैं नहीं जा रही भाई, मैं नहीं जा रही लोगों को देखने, मेरे को तो बीमारी लग जाएगी, है ना। मेरे को क्या करना है बेटा, अपने आप को सेफ रख के लोगों को देखना है। अब मुझे पता है बॉस ने भाई टीबी, मान लो टीबी डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, तो क्या करूंगी वहां पे, मैं ये देखूंगी अरे मैं इस पर्सन से दूर से निकलूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, ऐसा नहीं होगा। मुझे क्या है, प्रॉपर प्रिकॉशंस यूज करने हैं, क्योंकि हमें भी पता है ये बीमारियां खांसने, छींकने और थूकने से फैलती हैं। चलिए आगे हम आ जाते हैं। ये पीछे आपको जो कुछ बीमारियां बताई गई हैं, हाँ टीबी का इलाज है, टीबी का कोर्स चलता है, 6 महीने साल भर का होता है, डिपेंड करता है कि कितना सीवियर बीमारी है ना। सीवियर का मतलब है कि इनिशियल है या फिर बहुत पहले से आपको टीबी की बीमारी है, इस तरह से देख के टीबी का इलाज है प्रॉपर। पहले तो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है जिसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा कोर्स चलता है 6 महीने साल भर का। चलो, ये तो बेटा कुछ ऐसी बीमारियां थी जो जीवाणु से हो रही थी। कैसी बीमारियां थी, ऐसी बीमारियां थी जो जीवाणु से हो रही थी। अब हम ऐसी बीमारियां देखेंगे जो किससे होंगी, फंगस से होंगी। फंगस क्या होते हैं मैम, कवक होते हैं। ठीक है, फंगस क्या है, कवक हैं। जैसे कि आपको एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल दें कवक का, एक खाने वाला कवक भी होता है जिसको हम मशरूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे कवक होते हैं, कवक की प्रजाति होती है। इसी तरह कुछ कवक खाने वाले भी होते हैं, कुछ कवक बीमारियां भी पैदा करते हैं, कुछ कवक को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो कवक, ऐसे कवक जो बीमारियां फैलाते हैं उनको जरा हम देख लेते हैं। इससे पहले आप एक चीज और जान लीजिए कि जो कवक होते हैं बेटा, ये ह्यूमिडिटी में ग्रो करते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होता है मैम, नमी, है ना। जहां पे नमी होगी वहीं पे कवक क्या करेगा, ग्रो करेगा। आपने देखा है, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि आपको जो डैंड्रफ है वो सर्दियों में ही क्यों होता है। डैंड्रफ फंगल की वजह से ही होता है, फंगस की वजह से होता है। जो गंजापन होता है वो भी एक फंगल डिजीज है। ठीक है, लोगों के जो बाल झड़ जाते हैं वो फंगस की वजह से ही झड़ते हैं, मेरे भी झड़ रहे हैं। और जो डैंड्रफ होता है, आपने देखा है जब आपके बालों में डैंड्रफ होता है आपके बाल अजीब ही हो जाते हैं, झड़ने भी ज्यादा लगते हैं। ठीक है, वो सभी क्या है, एक फंगल डिजीज है। सर्दियों में क्यों होता है मैम, प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती है, नमी रहती है, कोहरा होता है ना, पानी झड़ता है। नहीं देखा, हल्का हल्का कोहरा जो झड़ने लगता है, नमी रहती है, इस वजह से ये बीमारी होती है। आप सभी लोग, जो लोग गांव से होंगे उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि हमारे यहाँ जब गेहूं की फसल आती है या धान की फसल आती है तो उसको बहुत प्रॉपरली सुखाया जाता है। हमारे यहाँ तो मम्मी पूरे दिन काम में लगा लेती थी, वो बाल्टी से भर भर के ऊपर छत पे चढ़ाना रहता था। तो पूरे 2-3 दिन जब गेहूं की फसल आती थी, 2-4 दिन हमारे ऐसे ही जाते थे कि पूरा सारा का सारा गेहूं जो था वो हमको छत पे पहुंचाना होता था। क्यों बेटा ऐसा करते थे, गेहूं को प्रॉपर सुखाना होता था। गेहूं कट के आता है तो वो उतने अच्छे से सूखा नहीं रहता है। ठीक है, उसको और अच्छे से सुखाया जाता है कि उसमें जरा सी भी नमी ना रह जाए। अगर उसमें जरा सी भी नमी रहेगी तो उसके अंदर अंदर क्या है, फंगल ग्रो कर जाएगा, और अगर फंगस का ग्रोथ हो जाएगी तो हमारा जो अनाज है वो खराब हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि सूख जाते हैं, बहुत बार होता है कि नहीं सूख पाते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ गेहूं इकट्ठा किया है गलती से अगर वहां पे कहीं पानी चला गया है, जमीन पे पानी आ गया है, नमी आ गई, तो आप देखते हैं ना कि जब हम गेहूं निकालते हैं बाद में तो नीचे का कुछ कुछ गेहूं एकदम काला काला सा निकलता है, खराब सा निकलता है। वो किसकी वजह से निकलता है, फंगस की वजह से निकलता है। अगर आप लोग गाँव से होंगे तो जिनके यहाँ गन्ने की खेती होती होगी, मेरे यहाँ बहुत पहले होती थी, अब नहीं होती है, गन्ने की खेती होती है, तो कुछ गन्ने तो आपको नॉर्मल देखने को मिल जाएंगे जो आप खाते हैं इजिली। कुछ गन्ने आपने नहीं देखे एकदम लाल लाल से हो जाते हैं, है ना, खराब हो जाते हैं। वो भी किसकी वजह से होते हैं, फंगस की वजह से होते हैं।
हाँ, सब्जी में जो कहते हैं भूरा भूरा जो व्हाइट व्हाइट लगता है ना, वो फंगस होता है, कवक। चलिए, तो हम फंगल डिजीज देख लेते हैं। और फंगल डिजीज कहाँ ग्रो करते हैं, फंगस कहाँ ग्रो करते हैं बेटा, नमी में ग्रो करते हैं। एक बार मैं कानपुर रहती थी, प्रिपरेशन फेज में थी उस समय, तो बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब माइंडसेट था कि मेरे को कमरे से बाहर नहीं निकलना है, मेरे को कहीं जाना नहीं है, लाइक दैट, है ना। होता है एक टाइम पे ये वाला क्रेज भी होता है लोगों में। और वो सर्दियों का ही समय था जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मेरे को नहा धो के बस अपने कमरे में बैठना है। और उस टाइम मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी, मैं बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह की वो देख ली थी, मैंने बायोग्राफी देख ली थी। देन आई वॉज लाइक ठीक है यार, अब कहीं नहीं जाना है। तो उस टाइम मेरे को इतना गंदा स्कैबीज हुआ था, स्कैबीज मतलब पूरे शरीर पे रेड रेड स्पॉट से पड़ गए थे। रेड रेड स्पॉट मतलब जैसे जब आप जलते हैं ना, जलने के बाद फफोला पड़ता है, फफोला पड़ने के बाद जब वो पानी निकल जाता है तो आपने देखा है स्पॉट सा पड़ जाता है। स्कैबीज बीमारी वैसे ही होती है, नमी में रहने की वजह से होती है, फंगल डिजीज है जिसमें पूरे शरीर पे वैसे चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, लाल लाल जले हुए जैसे। मेरे पूरे बॉडी पे हो गए थे। मेरी मम्मी तो एक बार वीडियो कॉल पे देख के रो गई थी। चलो, तो क्या करना है, सर्दियों में हमें धूप लेना है, 2-4 घंटे धूप में बैठ के पढ़ना है। ओके, आ जाते हैं फंगल डिजीज पे। सबसे पहली बीमारी हम देखेंगे रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। गन्ना जो कि अंदर से लाल लाल हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, वो किसकी वजह से होता है बेटा, फंगस की वजह से। उस पर्टिकुलर फंगल स्पीसीज का नाम क्या है, दैट इज कोलेटोट्राइकम फल्केटम। क्या नाम है बेटा, कोलेटोट्राइकम फल्केटम। आप कहेंगे मैम ये कैसे याद होंगे, है ना। फिर से मैं आपको कहूंगी कि अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो एक चार्ट बना के लगा लीजिए, आते जाते देखते रहिए, या फिर 2-4 बार आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। अगला क्या है, रस्ट ऑफ व्हीट। ये वही रस्ट है जो गेहूं को काला कर देते हैं। कौन होते हैं बेटा, पक्सीनिया ग्रामिनस। कौन सा फंगस होता है, कौन सा कवक होता है, पक्सीनिया ग्रामिनस नाम का एक फंगस होता है जो गेहूं को कैसा कर देता है, काला कर देता है, उसमें रस्टिंग कर देता है। वैसे रस्ट मतलब काई होता है जो आयरन पे नहीं लग जाती है, रस्टिंग। लेकिन यहाँ पे गेहूं के ऊपर क्या हो जाता है, काला काला वही हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट ऑफ व्हीट। अगला है रिंगवर्म यानी कि दाद। आप देखते हैं ना, दाद, खाज, खुजली, ऐसी बीमारियां कब होती हैं, जब नमी में रहते हैं हम। हमें दाद, खाज, खुजली की बीमारी कब होती है, जब हमारे कपड़े प्रॉपर सूखते नहीं है, हमें ऐसे ही कपड़े पहन लेते हैं जिनमें नमी होती है, गीलापन होता है, तो फिर क्या हो जाता है, दाद, खाज, खुजली जैसी बीमारी हो जाती है। अच्छा, बहुत बार ऐसी कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर कहते हैं ना कि प्रॉपर धूप वूप में रहना चाहिए आपको, ठीक है। ट्राइकोफाइटन नाम का एक कवक होता है जिसकी वजह से दाद होता है। एथलीट फुट डिजीज एक बीमारी होती है जो कि टीनिया पैड्रिस नाम के कवक से होती है। अगला हम देखेंगे स्कैबीज। देखो आ गया है स्कैबीज, और स्कैबीज का नाम सुनते ही मैं डर जाती हूँ, गूजबाम हो जाता है मेरे को, है ना। अगैरकस स्कैबीज एक खुजली घुन जो होता है, वो एक कवक है जिसकी वजह से स्कैबीज बीमारी होती है जिसमें पूरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। रिंगवर्म और एथलीट फूट्स, ये इन्होंने क्या किया है, दोबारा लिख दिया है, चलो कोई नहीं, ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे बेटा, तो ये तो वो बीमारी थी जो किससे हो रही थी, फंगल यानी कि कवक के माध्यम से हो रही थी। अच्छा, आप समझ रही थी कि उसका ब्लड निकल रहा है। चलो आगे आ जाए। उर्दू लग रहा है, उर्दू क्यों लग रहा है भाई, हिंदी लिखा है प्रॉपर। खेत तो पानी लगाते हैं। करण कुशवाहा, आपके जज्बे को सलाम है। चलो आ जाते हैं एक बार वापस से, प्रोटोजोआ डिजीज देख लेते हैं। प्रोटोजोन, जब आप बेटा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे प्रोटोजोआ जगत देखेंगे। जंतु जगत में एक जगत आता है जिसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन डिजीज कौन कौन सी होती है, प्रोटोजोन्स कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे, और कौन कौन से प्रोटोजोन्स जो हैं वो बीमारियां फैलाते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो आपका है वो क्या है, मलेरिया। मलेरिया से आप सभी लोग परिचित होंगे, क्या पूछना चाह रही हैं, चलिए। मलेरिया से आप सभी लोग परिचित होंगे। मलेरिया का जो प्लेज्मोडियम जो होता है, जो कि एक प्रोटोजोन है जिसकी वजह से मलेरिया बीमारी फैलती है, उसकी लाइफ साइकिल आपको पढ़ा दी जाएगी, ठीक है, कैसे फैलती है ये मलेरिया बीमारी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो मलेरिया बीमारी है,
ठीक है, जिसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, मतलब कि फीवर आता है। क्यों फीवर आता है ये भी आपको बताया जाएगा। जो प्लेज्मोडियम है इसकी लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब ये प्लेज्मोडियम शरीर के अंदर जाता है, कैसे जाता है, मच्छर के काटने से जाता है। मच्छर अपनी सलेबा को हमारे ब्लड में मिक्स करता है, अपनी लार को हमारे खून में मिलाता है, ठीक है। और जैसे ही हमारे खून में ये प्लेज्मोडियम पहुंचता है, ये हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है। सबसे पहले ये हमारे लिवर कोशिका पे पहुंचता है, सबसे पहले ये हमारे कहाँ जाता है, लिवर पे जाता है, ठीक है। और बाद में ये क्या करता है, लिवर कोशिकाओं को पहले डैमेज करता है, फिर ये क्या करता है, आरबीसी सेल को डैमेज करने लगता है। जब ये आरबीसी कोशिकाओं को, लाल रक्त कणिकाओं को खत्म कर रहा होता है, उस समय ये एक अजीब टाइप का सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम हीमोजॉइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोजॉइन बोलते हैं। जिसकी वजह से हमारी बॉडी का, अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी उथल पुथल होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं तो क्या होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। कोशिकाएं नष्ट करने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, हीमोजॉइन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, एक पदार्थ का श्रावण कर रहा है, जो हमें क्या करता है, ठंड का एहसास कराता है, ठीक है। हीमोजॉइन की वजह से हमें क्या होती है, सर्दी लगती है। आपने देखा है ना, मलेरिया फीवर में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। नॉर्मल फीवर में इतनी सर्दी नहीं लगती है, लेकिन मलेरिया फीवर में आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। चलो, तो ये किससे होता है मलेरिया फीवर, प्लेज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोन है जिसके माध्यम से होता है। इसकी कौन सी अवस्था है जो मानव शरीर के अंदर जाती है बेटा, स्पोरोजोइट। कौन सी अवस्था है, स्पोरोजोइट। ठीक है। और इसका वेक्टर क्या है, मतलब कारक क्या है, किसके माध्यम से ये प्लेज्मोडियम मानव शरीर के अंदर जाता है, दैट इज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो। क्या है बेटा, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, यानी कि मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है, अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्या करती है, ह्यूमन का ब्लड सक करती है। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो प्लेज्मोडियम है ये दो जीवों के बीच में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। पहला तो मादा एनोफ्लीज मच्छर और दूसरा ह्यूमन बीइंग। पहला क्या है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, और दूसरा आपका क्या है, ह्यूमन बीइंग। आगे अगर हम चलेंगे तो अमीबासिस एक बीमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीबी डिसेंट्री बोलते हैं, अमीबी पेचिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रोटोजोन होता है जो कि आपकी इंटेस्टाइन पे अटैक करता है, इंटेस्टाइन में छेद कर देता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या होता है, परफोरेशन, छेद कर देता है, जिसकी वजह से जो फीकल मैटर है उसमें क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है। फीकल मैटर में क्या आने लगता है, मल में क्या आने लगता है, रक्त आने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीबिक पेचिस बोलते हैं। कारण क्या है इसका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक प्रोटोजोआ है जिसके माध्यम से क्या होता है, ये बीमारी होती है। फैलती कैसे है, एक बार फिर से वापस आ जाते हैं। ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ है ये कहाँ पे होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित जल और पानी में होता है, जिसके माध्यम से ये क्या करता है, मानव शरीर के अंदर जाता है और अमीबी पेचिस जैसी बीमारी को फैलाता है। कैसे होती है अमीबी पेचिस, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ जाएगा बेटा, आंत पे अटैक करेगा। आंत की जो सबसे अंदर वाली परत होती है, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो आहार नाल है उसमें 4 परतें होती हैं। सबसे अंदर वाली जो परत होती है जिसको हम म्यूकोसा बोलते हैं उसको डैमेज कर देता है। तो क्या होता है, जो फीकल मैटर होता है, जो मल होता है, उसके साथ में रक्त आने लगता है। उसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, अमीबी पेचिस बोलते हैं। आगे अगर हम चलेंगे तो पायरिया, आप सभी लोग परिचित होंगे पायरिया से। पायरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ जीव से होती है। कौन सा प्रोटोजोआ है बेटा, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। ये कहाँ जाता है, आपके गम्स पे। कहाँ मिलेगा, आपके गम्स पे मिलेगा, ठीक है। ये मसूड़ों को कमजोर बना देता है। ये क्या करता है, मसूड़ों को कमजोर बना देता है तथा दांतों का रंग पीला होने लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं,
पायरियासिस बोलते हैं। मसूड़ों में सड़न पैदा कर देता है, जिससे आपने देखा होगा जो पायरियासिस वाले लोग होते हैं उनके मुंह से एक अजीब सी स्मेल भी आती है। नर मच्छर नहीं खाता है। नर मच्छर क्या करता है, फ्लावर का नेक्टर सक करता है, फूलों का रस चूसता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए। ठीक है, आप क्या पूछ रही हैं सुप्रिया, डॉक्टर किस नस में सुई देते हैं? देखिए, इंजेक्शन का अलग अलग सीन होता है, कौन सा इंजेक्शन आपको कहाँ लगाना है। नस से बेसिकली खून निकालना होता है, या जो ऐसे ड्रग्स जो आपको, ऐसी दवाइयां जो आपको डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट करानी होती हैं, वो इंजेक्शन नस में दिए जाते हैं। बाकी इंजेक्शन आपको कहाँ दिए जाते हैं, मसल्स में दिए जाते हैं। ठीक है, हाँ पीलिया जिस, नहीं पीलिया अलग चीज है, पायरिया अलग है, पीलिया अलग है। ठीक है, चलो, किसके माध्यम से फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्या आपने एक चीज नोटिस की है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि दूषित खाने और पीने से फैल रही हैं। किससे फैल रही हैं, दूषित खाना और पानी से फैल रही हैं। अब आपको क्या समझ में आया, निष्कर्ष क्या निकला है इसका, कि हमें जो है खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, हमें जो है खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमें बस कहीं भी गोलगप्पे दिख जाएं और जाके खा लेने हैं। हाइजेनिक जगह से ही खाने हैं, ऐसा नहीं है कि खाने नहीं है। हाँ, बाहर के खाने से हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो प्रॉपरली हाइजेनिक व्यवस्था नहीं रख रहे हैं, साफ सुथरा नहीं रख रहे हैं तो नागिन की तरह डसती है। चलो, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, है ना, अफ्रीकी निद्रा रोग, निद्रालु रोग। इसमें क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम बेटा ट्रिपैनोसोमा होता है। अगर ये ट्रिपैनोसोमा, और ये किसको अफेक्ट करता है, आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तंत्रिका तंत्र को। ये मानव शरीर के अंदर जाने के बाद तंत्रिकाओं को अफेक्टेड करता है, कमजोर बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। और जिस मानव शरीर के अंदर ये प्रोटोजोआ पहुंच जाता है, उसके केस में ऐसा होता है कि वो ज्यादा समय अपना जो है वो सोने में बिताता है। ठीक है, फैलता किसके माध्यम से है, कॉजेटिव एजेंट और बैक्टर आपको लर्न करने हैं। ट्रिपैनोसोमा, बैक्टर क्या है, वाहक क्या है इसका, सीसी फ्लाई, है ना, सीसी मक्खी है, जिसके माध्यम से ये बीमारी फैलती है। 3-4 चीजें हैं जिनसे आपको बहुत ही सावधान रहना है। पहली चीज तो दूषित खाने और पानी से, दूसरी चीज मक्खियों से, तीसरी चीज मच्छर से, है ना। ये मच्छर, मक्खी, दूषित खाना, पानी, यही चीजें हैं जो आपको क्या करती हैं, बीमार करती हैं। चलिए आगे चला जाए। लिस्टमैनिया, काला आजार, एक बीमारी होती है जो किससे होती है बेटा, लिस्टमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होती है। फैलती किसके माध्यम से है, बालू मक्खी के माध्यम से। ये तो हम प्रोटोजोआ की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, प्रोटोजोआ की बात कर रहे थे। इसके बाद हम कुछ हेलमिंट्स डिजीज भी देखेंगे। क्या देखेंगे, हेलमिंट्स डिजीज देखेंगे, और लास्ट में हम क्या देखेंगे, वायरल डिजीज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इन बीमारियों के, जो बीमारियां हमने पढ़ी हैं, इनमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, उनके लक्षण तथा उनसे प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेलमिंट्स डिजीज और वायरल डिजीज जो है आपकी, हेलमिंट्स डिजीज और वायरल डिजीज जो है, इनके बारे में आपको कल बता दिया जाएगा। बालू मक्खी, बेटा ये एक तरह की मक्खी ही है। आज की सभा को यहीं पे समाप्त करेंगे। इतनी सारी बीमारियां हैं, आप आज जाके क्या करेंगे, 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे सारी बीमारियां और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे वो बीमारी हो रही है, तथा बैक्टर जिसके माध्यम से वो बीमारी फैल रही है। सारी चीजें एक बार में दे देते तो आपको याद नहीं होती। पहले आप इतना कंफर्म करेंगे, आज 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, देन हम नेक्स्ट आगे का कल प्रोसीड करेंगे, और कल हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। तो आप लोग कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ाई करते रहिएगा। बाकी बहुत अच्छा लगता है आप लोग कंसिस्टेंसी से क्लास में आ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। ये दर्शाता है कि आप जो है अपने लक्ष्य को लेके सीरियस हैं, है ना। पढ़ते समय नींद आती है, पढ़ते समय सबको नींद आती है ना, वो अलग टाइप का ट्रिपेनोसोमा है। चलिए।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, हम कल मुलाकात करते हैं इन्हीं बीमारियों के साथ, और किससे ये बीमारियां हो रही हैं उन सूक्ष्म जीवों से कल हम मिलेंगे। आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।